हेलो बच्चों। तो आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है अम्ल सार व लवण। देखिए, ये अम्ल सार और लवण ये साइंस के 10th क्लास में है भी दूसरा चैप्टर है। और इस अम्ल सार पे कंपटीशन एग्जाम में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अम्ल सार और लवण का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी पैटर्न से, बहुत ही जीरो लेवल से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत ही आराम आराम से और सिंपल तरीके से जानेंगे और कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखेंगे जिससे हम कभी भी अम्ल क्षार के रिएक्शंस को आराम से देख सकें, समझ सकें और साल्ट को आराम से पहचान सके, उनकी पीएच को पहचान सके। सब कुछ डिटेल इन शॉर्ट में आपको कंप्लीटली बहुत ही इजी वे में यहाँ पर देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक। आपका कंप्लीट अम्लसार का जितना कॉन्सेप्ट है वो सबका सब अभी का भी क्लियर होने वाला है, जितनी भी 25-30 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जितना अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे अम्लसार में कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनकी बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यही पढ़ते हुए आ रहे थे अपन बचपन से। अम्ल क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। बेस, क्षार, इसको भस्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। लिटमस, अब क्या करते हैं? एसिड क्या करता है भाई? लिटमस को क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। और बेस क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ये करता भाई, लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? क्षार। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर जनरल क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है लिटमस क्या होता है? लिटमस, लिटमस पत्र जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या आपको पता है लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसमें लिटमस को प्राप्त किया जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। ये क्या काम करता है? ये इंडिकेटर का काम करता है। क्या काम करता है? इंडिकेटर, सूचक का काम करता है। कौन? लिटमस। सूचक का काम कौन करता है? लिटमस करता है। तो आप पहचान गए लिटमस क्या होता है। तो लिटमस यहाँ पे सूचक का काम करता है। अब ये सूचक किस तरह से काम करता है? सूचक का ये लाल को नीला और नीले को लाल कर देता है। मतलब अगर इस पर अपन एसिड डालते हैं, है ना, तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और बेस डालते हैं लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो उसी तरह से ये सूचना प्रदान करने का काम करता है। ये चीज जोर ध्यान रखना। किससे प्राप्त होता है? किस वर्ग के पौधे से? थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है ना। कौन? लिटमस पत्र। दूसरी बात है, ये OH देते हैं। क्या जल में ये क्या करते हैं? ये H+ देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? H+ देते हैं। और बेस क्या करते हैं? OH- देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी अपन पढ़ते हुए आ रहे थे। इन सबको सीखेंगे अपन। OH कैसे देता है, ये H कैसे देता है, वो सारा कुछ जानेंगे। अब बात करते हैं इनका पीएच का। देखो, पीएच एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको प्रदर्शित किया जाता है। अपन उसके बारे में एक डिटेल में जानकारी लेते हैं। पीएच होता है, ये तो आपको पता ही है। ये बेसिक चीज आप उतार भी सकते हो। सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आपको 1-2 पेज में इस पूरे अम्लसार का नोट्स आपको यहां पर लिख सकते हो आप चाहो तो पीएच के बारे में जानते हैं कि पीएच होता क्या वाकई में। देखिए, पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है। ये पीएच स्केल है अपने पास। अब इस पीएच स्केल में क्या होता है? एसिड और बेस दोनों का बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम दिखाया जाता है। मान लीजिए इसका यहां से वैल्यू है 0 से कहां तक होता है? 14 तक। यही 14 तक नंबर होते हैं इसमें। अब यहां पर होता है इसका मिडल पॉइंट 7 नंबर पे। ठीक है, अगर मैं पीएच को 7 से कम करता हूं, पीएच को सबसे पहले तो ये जान लेते हैं पीएच की जो फुल फॉर्म होता है पीएच, ये क्या होता है? पी मतलब होता है यहां पर पीएच में, पीएच मतलब होता है
पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। ये क्या है? एक जर्मन शब्द है। क्या है ये? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी भी कि पोटेंस क्या होता है। और यहां पर H क्या है? हाइड्रोजन की सांद्रता। क्या है? हाइड्रोजन की सांद्रता। तो यहां पर H क्या है? हाइड्रोजन। H से मतलब क्या है? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पीएच की सामान्य जानकारी। पीएच स्केल भाई, इसमें क्या है? पी का मतलब पोटेंज है, जो जर्मन शब्द है ये, और इसका मतलब होता है शक्ति, पावर, और H मतलब होता है हाइड्रोजन। अब इसमें देखते हैं अपन क्षारकता और अम्लता को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इधर से अगर पीएच 7, पीएच की वैल्यू 7 से कम आ रही है, मतलब इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो पीएच की वैल्यू 7 से कम आ रही है, तो ये क्या होता है? ये अम्लता है। इधर क्या होगी? अम्लता। इधर क्या बढ़ेगी? अम्लता। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आती है, ठीक है, 7 से ज्यादा, जैसे यहां से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इधर अगर पीएच का मान बढ़ता है तो ये क्या हो गई? क्षारकता बढ़ती है। क्षार, इधर क्या है? ये क्षार का पीएच हो गई, ये क्षारकता बढ़ रही है। अब इसमें मुख्य चीज क्या है? अब जैसे जैसे आप देखते हैं, इसमें कुछ इस तरह से देखते हैं अपन, इस तरह का कुछ डिजाइन ग्राफ नजर आता है अपने को, है ना। अब इसमें क्या है? इधर H प्लस की जितने अधिक H प्लस बढ़ेंगे, जितने अधिक H प्लस बढ़ेंगे, उतनी ही किसी भी यौगिक की पीएच अधिक होगी। क्या भाई? किसी की पीएच का मान अगर अधिक है, किसी भी एसिड का या किसी भी यौगिक का, तो उसमें H प्लस ज्यादा देगा। वो जो जितने ज्यादा H प्लस देगा, उसकी पीएच उतनी ही ज्यादा होगी। और जो जितने कम H प्लस देगा, मतलब जो यहाँ पर तो क्षार तो देते ही नहीं है, ये क्या देते हैं? इधर इसको इस तरह समझ सकते हैं, यहां पर H प्लस की सांद्रता ज्यादा है, तो इसमें अम्लता ज्यादा होगी। इसमें H प्लस की सांद्रता, आयन की सांद्रता, तो वो क्या हुई? कम है। सांद्रता से मतलब होता है मात्रा से। सांद्रता से मतलब क्या होता है? मात्रा। तो यहाँ पर H प्लस की मात्रा ज्यादा है तो अम्लता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस देते हैं वही अम्ल होते हैं। और इधर क्या है? ये OH माइनस देने वाले हैं, तो इधर OH माइनस की सांद्रता अधिक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर OH माइनस बढ़ रहा है तो क्षारकता बढ़ रही है, और इधर H प्लस बढ़ रहा है तो अम्लता बढ़ रही है। तो पीएच स्केल में कुछ इस तरह से अपन दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख सकते हो आप, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि। देखो, इसको बहुत ही शून्य लेवल से अपन स्टार्ट करें। अब इनकी रिएक्शंस देखेंगे अपन। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जो आपके चुटकियों में आप किसी भी चीज को अम्लीय होना, क्षारीय होना, आप आसानी से पहचान सकोगे, बिना रटे, बिना याद करे। ये क्या हो गया? H प्लस की सांद्रता में वृद्धि। अब देखते हैं इधर क्या है? OH माइनस में क्या हो रही है? H प्लस की या तो यूं लिख दो OH माइनस में वृद्धि, या फिर लिख दो H प्लस की सांद्रता में कमी। तो सिंपल सा लिख दो, ये याद रह जाएगा आपको, H प्लस की सांद्रता में कमी। ये हो गया H प्लस की सांद्रता में कमी। तो इस तरह से अपन पीएच के बारे में जान गए। अब पीएच के बारे में अपन जान गए, तो बस पीएच के बारे में जान गए, तो इसको ऐसा कैसा होता है, इससे ज्यादा पीएच में कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पीएच का मामला क्लियर। अब देखते हैं इनकी अभिक्रियाएं, ये किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखना आपको कि पीएच पर जो किसी की वैल्यू अगर 7 आती है, क्या आती है? 7, तो ये होता है लवण। क्या होता है? लवण। लवण मतलब उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। तो ऐसा पॉइंट ये है, लवण का पॉइंट होता है 7। किसी की पीएच अगर 7 है तो वो लवण कहलाता है ना, साल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? साल्ट। इसको साल्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया साल्ट। तो जब अपन एसिड और बेस को मिलाते हैं, तब अपने पास क्या प्राप्त होता है? साल्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साल्ट, लवण प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसा कैसा उतार सकते हैं। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं अपन, बहुत ही सिंपल तरीके से इनकी रिएक्शंस देखते हैं, समझते हैं कि वाकई में एसिड और बेस को मिलाने पर, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या अपने को उदासीनीकरण होता है, मतलब
कोई भी आवेश नहीं रहता, या साल्ट प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, और क्या क्या चीजें प्राप्त होती है वो भी अपन देखते हैं। आपके सामने ही सारी रिएक्शन होगी। तो आइए अम्ल सार अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल सार अभिक्रियाएं करवा के देखिए, आप अपने हिसाब से करवा के देख ले। किसी एक अम्ल को लीजिए, किसी एक क्षार को लीजिए, उनके बीच में अभिक्रिया करवा के देखिए। अम्ल क्षार अभिक्रिया करवा के देखते हैं क्या कहता है ये। अम्ल जब क्षार से मिलता है, क्या होता है? अम्ल जब क्षार से मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। यही अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच में। तो क्या ये जो कह रहा है वो सच है? तो करवा के देख लीजिए। किसी भी एक अम्ल को लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया HCl, क्या ले लिया? HCl। साथ में मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH, क्या ले लिया? NaOH। ये क्या है? ये एक प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। ये क्या है? प्रबल क्षार। क्या है? प्रबल क्षार। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन अभिक्रिया करवाते हैं। क्या देख लिए? वही H आएगा, हाइड्रोजन आ गया इसमें, तो ये अम्ल हो गया, OH आ गया, ये क्या हो गया? क्षार हो गया। तो इनके बीच में अभिक्रिया करवा के दीजिए। कुछ इस तरह से है ये इनका डिजाइन, H+ के रूप में और Cl- के रूप में कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है, Na+ के रूप में और OH- के रूप में। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका H+ इसके OH- से क्रिया करेगा और इसका Na+ इसके Cl- से क्रिया करेगा। ये एक दूसरे के विपरीत आवेश से क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। ऐसी ही अभिक्रिया होगी इसमें, और ऐसी अभिक्रिया होने पर क्या क्या प्राप्त होता है अपने को? H+ OH- से मिल गया तो ये HOH मतलब H2O, क्या बन गया? H2O। Na+ Cl- से मिला तो ये क्या बन गया? NaCl। एक क्या प्राप्त हुआ अपने को? NaCl। साथ में क्या प्राप्त हुआ? H2O। ये क्या कहलाता है? लवण। क्या कहलाता है? लवण। और ये क्या है? जल। वही बात हो गई। इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसी तरह से अम्ल क्षार की अभिक्रिया को अपन पता कर सकते हैं। और यहां पर अपने को इतना तो पता है कि अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है? ये पता है। अगर आपसे एग्जाम में लवण की पीएच पूछे तो उसका क्या आंसर दोगे आप? तो इसका मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा एक, उसको आप अपनी चाहे तो बुक में नोट कर लेना, चाहे तो आप याद रख लेना। जब भी यहां पर अपने पास लवण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले लवण को आइडेंटिफाई करो, ये बना किससे है? ये बना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। क्या बना है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। तो जब ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बन रहा है तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी? एग्जैक्ट 7 होगी। क्या होगी? एग्जैक्ट 7, पिक्स 7 होगी। किससे बन रहा है? प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षार से। अगर मान लीजिए इसी की जगह यहां पर प्रबल अम्ल होता और दुर्बल क्षार होता, क्या होता? दुर्बल क्षार, तो क्या बन जाएगा अपने पास? तो पीएच हो जाएगी 7 से कम। ऑप्शन में देगा आपको, है ना? तो पीएच क्या हो जाएगी? 7 से कम। उसी तरह से अगर यहां पर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता तो पीएच हो जाती क्या? 7 से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर दोनों ही वीक होते क्या होता? क्षार भी दुर्बल होता और अम्ल भी दुर्बल होता, तो पीएच होता है होगी 7 के बिल्कुल करीब, मतलब 6.8 9 10 इस तरह से। तो 7 के बिल्कुल क्या होगी? करीब। ये लवण की पीएच पहचानने का तरीका है, सिंपल सा तरीका। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको साल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बना किससे, है ना? इसको अगर ये पहचान हो जाती है अपने को कि ये बना किससे है, प्रबल अम्ल से बना है, प्रबल क्षार से बना है, दुर्बल अम्ल से बना है, प्रबल क्षार किससे बना है, अगर ये अपने को पता हो गया यहां पर, तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? लवण की भी पीएच बता सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया है। तो इसको आप ऐसा कैसा उतार सकते हैं। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
धातु ऑक्साइडों की अम्ल से क्रिया, किससे? धातु ऑक्साइडों की अम्ल से क्रिया करवा के देखते हैं कि क्या होता है। धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया, इसमें भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? वे धातु जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है वो धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु हो गया, जिंक धातु हो गया, एल्यूमिनियम धातु हो गया, ठीक है, कॉपर धातु हो गया, ये सभी क्या है? धातु है। और इनके साथ अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ये सारे धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर धातु ऑक्साइड अधातु के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मैंने एक आवर्त सारणी पर एक चैप्टर डाल रखा है बेसिक केमिस्ट्री में, आप उसको आवर्त सारणी को अच्छे से समझ के जान सकते हो, धातु अधातु ये सभी क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत सिंपल तरीके से आवर्त सारणी भी आपको याद हो जाएगी, अगर उसमें दिक्कत है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आप उसमें सारी डिटेल भी सीख पाओ। धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया करवा के देखते हैं। क्या कह रहा है ये? धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। मैंने एक धातु ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ले लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में आप जानते हो इसलिए मैंने ये लिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जानते हो कैसे प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया, आपने पढ़ा था ये चीज कहीं पे, जलाते हैं तो अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या है? एक प्रकार का धातु ऑक्साइड। अब इस धातु ऑक्साइड को अपन ने प्राप्त कर लिया और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, बना अम्ल से करवाते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर 2 ml 2 अम्ल लिए, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, इससे अभिक्रिया करवाता हूं मैं, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? साथ में MgCl2 और H2O। देखो यहां पर क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से देखना इसको, ये अभिक्रिया आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। ये भी क्या है? एक प्रकार का लवण है। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है। और जल प्राप्त हुआ। अभी थोड़ी देर पहले अपन अम्ल क्षार वाली अभिक्रियाएं देख रहे थे, उसमें क्या था? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता तो लवण और जल प्राप्त हो रहा है। यहां पर धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण और जल प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है? क्षारीय हो गया। क्या हो गया? क्षारीय। मतलब ये एक तरह से क्षार हो गया, अपने आप को क्षार के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अपने ये बात पता है कि अम्ल के साथ जब क्षार क्रिया करता है तभी लवण बनता है। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार के रूप में ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्षार के रूप में काम कर रहा है। अब इसकी पहचान अपन कैसे करें कि वाकई में ये वास्तव में क्षार है या नहीं? इसका पता एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं। जब भी आपको पता करना हो किसी ऑक्साइड पे कि ये क्षार है या नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी एक ट्रिक ध्यान में रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आपको करवा देनी जल से। क्या करवा दें? इसको पानी मिला दो। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या मिला दिया अपन ने? पानी मिला दिया। ठीक है, अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैं पानी मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं? पानी मिलाता हूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है? मेरे को MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार। देखो सिंपल सा तरीका है पहचानने का कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, ये क्षार की तरह कार्य कर रहा है, तो मुझे पता चला कि चलो ये क्षार की तरह कार्य कर रहा है, तो देखिए इसमें मैं पानी मिलाकर देखता हूँ क्षार प्राप्त होता है या नहीं होता। तो जैसे ही मैंने पानी मिलाया, यहाँ पर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो एक ये तरीका है किसी भी ऑक्साइड को पहचानने का कि वो क्षार है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका अपन ने फॉलो किया कि इसमें जब भी अपन क्रिया तो क्षार है तो क्षार प्राप्त होना चाहिए, तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? क्षार की तरह काम कर रहा है। तभी अम्ल से क्रिया करने पर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बना रहा है और जल बना रहा है। तो एक सिंपल सी ट्रिक ये फॉलो कर लो, इसको ऐसा कैसे उतार लो। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया करवा के देख लिया अपन ने। अब क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं। क्या? क्षार की अधात्विक। अब आपको अधातु क्या होते हैं? देखो आवर्त सारणी में अपन पी ब्लॉक में देखते हैं
पी ब्लॉक में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी क्या है? अधातु हैं। क्या है ये सभी? अधातु। तो इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? अधातु ऑक्साइड कहलाएंगे, अधात्विक ऑक्साइड कहलाएंगे। तो उनकी क्रिया में क्षार से करवा के देखता हूँ, देखिए क्या प्राप्त होता है और क्या मिलता है, क्या वाकई उसमें उसमें भी मेरे को लवण प्राप्त होता है, या फिर उनको भी चेक करके देखते हैं पानी मिलाकर कि वास्तव में वो अम्ल देते हैं क्या हमको, देखते हैं अभी क्रिया करवा के। तो आइए देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की किससे? क्षार से क्रिया। आइए करवा के देखते हैं। कोई भी अधात्विक ऑक्साइड ले लो आप, जैसे कि CO2। CO2 भी क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। और क्षार, क्षार भी ले लो आप कोई सा भी। मैंने ले लिया यहां पर CO2। CO2 अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? क्षार से करवानी है, तो मैं इसकी क्रिया करवा देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। यह भी क्रिया आपकी बुक में भी है, ठीक है। अब जब मैं CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाता हूं तो मेरे को यहां पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी क्या है? श्वेत अवक्षेप है। ये क्या है? श्वेत अवक्षेप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी। क्या बोलते हैं इसको? चूने का पानी, ठीक है। और साथ में क्या प्राप्त होता है? इसमें भी जल प्राप्त होता है अपने को। क्या प्राप्त होता है? जल। देखो अपन ने वही अभिक्रिया करवाई, बैलेंस भी हो रही है। देखो कार्बन हाइड्रो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर CaCO3 3 इसमें आ गए और 1 इसमें आ गया, हो गए 4 बैलेंस। और देखो यहाँ पर अपने पास कैल्शियम है, कैल्शियम किसके साथ? CO3, 3 ऑक्सीजन ले गया, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो अभिक्रिया भी बैलेंस हो रही है। और पिछला चैप्टर भी मैंने पूरा करवा दिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें जितने भी नियम थे और अभिक्रिया बैलेंस करना सब कुछ सिखा रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ? श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। अब ये क्या है? इसको भी अपन संगमरमर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संगमरमर भी बोल सकते हैं, चूना भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चूना। तो यहां पर क्या है? लवण प्राप्त हो रहा है अपने को। अब आप देखते हैं यहां पर अपन ने लिया अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया में क्षार से करवाऊं तो मेरे को लवण व जल प्राप्त हो रहा है। मतलब ये यहाँ पर अम्ल के रूप में क्या अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल होगा तभी तो लवण प्राप्त होगा क्षार से क्रिया करने पर। तो चेक करके देखते हैं कि ये अम्ल है या नहीं है, चेक करके पता कर लेंगे अपन। तो आइए पता करते हैं। CO2 की अभिक्रिया में किससे करवाऊं? जल से, मतलब पानी मिलाता हूं इसमें। अब पानी मिलाने पर मेरे को क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर मेरे को यहाँ पर H2CO3 प्राप्त होता है। H2CO3 इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। देखो ये तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर पता है, इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, मतलब इसका व्यवहार कैसा है? अम्लीय होगा। ये क्या होगा? अम्लीय होगा। और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, चेक करके देख लें, इसमें पानी मिला कर देख लो। अगर कोई बोले कि ये यौगिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है या इसका नेचर अम्लीय है, तो अपने को पता करने के लिए सब सिंपल तरीका है, उसमें आप पानी मिला के देख लो, उसकी अभिक्रिया पानी से करवा के देख लो। अगर अम्लीय होगा तो वो अम्ल देगा अपने को। अगर कोई कहे इसकी नेचर क्षारीय है, कोई यौगिक है जिसकी नेचर क्षारीय है, अपने को पहचान में नहीं रहा क्योंकि OH- नहीं दिख रहा उसमें, इसमें H+ दिख रहा है आपको, फिर भी ये क्या है? अम्लीय है। तो उसी में आपको जल से विक्रिया करवा के देख लेनी है, प्राप्त हो जाएगा आपको अम्ल। अभी थोड़ी देर पहले अपन क्षार की करवा के देखे थे, तो क्षार की करवा के देखे थे तो वहां पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा था? क्षार प्राप्त हो रहा था। तो उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी, तो किससे? जल से, तो क्या हुआ? क्षार प्राप्त हुआ। यहां से CO2 की अभिक्रिया जल से करवाई थी, क्या प्राप्त? अम्ल प्राप्त हुआ अपने को। तो ये सिंपल सा तरीका है इनको पहचानने का, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सा सिंपल आपके पास आपका खुद का नॉलेज है कि आप यूज करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह से सभी अभिक्रियाएं जितनी भी अपन ने ये देखी, ये सारी अभिक्रियाएं क्या है? उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसमें नीचे कहीं आप लाइन लिख देना, ये सभी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक है। यहां तक बात होती है क्लियर।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया में थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं। तो देखो अपने को क्या चीजें प्राप्त होती है। अब एक चीज है, जलीय विलयन में अगर मैं अम्ल क्षार मिलाता हूं, जलीय विलयन में मैं अम्ल क्षार मिलाता हूं, अब तक अपन ने इनमें जल मिलाया, मतलब ऑक्साइडों में जल मिलाया तो अपने को अम्ल प्राप्त हुआ। अगर मैं जलीय विलयन में अम्ल क्षार मिलाता हूं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो जल में अम्ल क्षार मिलाने पर, अम्ल क्षार मिलाने पर तो इनकी रिएक्शन करके देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने HCl लिया, HCl लिया और इसमें क्या मिला दिया, मैंने जल मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जलीय विलयन में H+ और OH- के रूप में टूट जाएगा। ये भी क्या है, जल एक्वेटिक जलीय, ये भी क्या है एक्वेटिक जलीय। तो यहां पर जब भी किसी एसिड को जल में मिलाते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, H+ और OH- आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। ये भी जलीय हो गया, ये भी जलीय हो गया। तो ये क्या हो गया, जलीय अपने पास H+ और OH- जलीय आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। सिंपल सी चीज है। उसी तरह से मैं किसी क्षार को जल में मिलाता हूं H2O में, तो क्या प्राप्त होगा, Na+ और OH- आयन के रूप में। तो ये भी क्या हो गया, जलीय, एक्वेटिक बोलते हैं जलीय हुआ ना, और ये भी हो गया जलीय, ठीक है, AQ के रूप में, ये भी जलीय। एक और लेके देखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो क्या हो गया अपने पास K+ और OH-। तो ये भी क्या हो गया जलीय, ये भी क्या हो गया जलीय। बेसिकली इन रिएक्शंस को करने का मतलब क्या है भाई, जैसे ही मैं HCl में पानी मिला रहा हूं, HCl क्या है, एक तरह से तेजाब है, क्या है, एसिड एक तरह से तेजाब होता है, ठीक है। क्षार KOH, अब इनमें मैं जल मिला रहा हूं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वास्तव में है क्या, इनको, इनके तनुकरण की अभिक्रिया है, क्या है, इनके तनुकरण की अभिक्रियाएं कहलाती है ये सारी अभिक्रियाएं। अगर मैं एसिड में जल मिला रहा हूँ, NaOH में जल मिला रहा हूँ और KOH में जल मिला रहा हूँ, ये सभी क्या है, इनके तनुकरण की अभिक्रिया, मतलब अभी इनकी मात्रा सांद्र है, मतलब सांद्र गाढ़ी है, ये सांद्र है, गाढ़ी, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ी। अगर इनमें मैं जल मिलाता हूं, जल में इनको मिक्स करता हूं तो ये क्या होंगे, पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पतला सॉल्यूशन, तनु सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, विलियन जिसको बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, डाइल्यूट करने के लिए अपन इसमें पानी मिलाते हैं। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी एसिड एक तरह से तेजाब होता है, उसमें जब भी अपन पानी मिलाते हैं, ठीक है, या पानी में अपन एसिड मिलाते हैं, तो पानी में एसिड मिलाते वक्त क्या करना चाहिए, जैसे से ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन एसिड डालते हैं तो उसको हिलाते रहना चाहिए, ठीक है, हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि H+ दे रहा है, ध्यान रखना क्या दे रहा है, H+, तो हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी एसिड पानी में गिरता है तो बहुत ही अधिक ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा। ऐसी विक्रिया ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है, क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अगर आपने एकदम से उसमें एसिड डाल दिया तो हो सकता है आपके पास जो हाथ में जो बीकर, परख नली या जो भी है वो ब्लास्ट हो सकता है, फूट सकता है, वो एसिड आपके चेहरे पे आ सकता है या अपने किसी फ्रेंड के फेस पे जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी एसिड में H2O मिलाते हैं अपन, ठीक है, H2O में एसिड मिलाते हैं तो जैसे जैसे एसिड की ड्रॉप डालते हैं वैसे वैसे उसको हिलाते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी, हल्का हल्का हिलाते रहो और एसिड डालते रहो। वो क्या है, उसको अम्ल को तनु करने की अभिक्रिया होती है। सिंपल सी चीज ये है, क्या कहना चाहिए, अम्ल को तनु करने की जो रिएक्शंस होती है वो इस तरह से होती है, याद रखना, और इसको आराम से आप उतार लो। अगली इसी में विक्रिया देखते हैं अपन। अब सीधा क्या करते हैं, अम्ल व क्षार की धातु से विक्रिया करवा के देखते हैं, धातु ऑक्साइड से और अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवा के देख ली। अब इनको बिना ऑक्साइड के केवल सीधा धातु से क्रिया करवा के देखते हैं। तो अम्ल व क्षार की धातु से क्रिया, तो क्या होगा, देखो अम्ल व क्षार की धातु से क्रिया, से क्रिया,
वही जो अब तक करते आ रहे थे अपन, देखो क्या क्या प्राप्त हो। ये केवल केमिस्ट्री क्या है, एक तरह से मैजिक। देखो किसी चीज में कुछ मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ठीक है। और वही चीज अपने को देखना होता है कि सीधी सी चीज, कोई चीज हमको क्या क्या प्रदान कर रही है, वही अपने पास प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अम्ल व क्षार की धातु से विक्रिया करवा के देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन अम्ल। मैंने लिया यहाँ पर 2HCl और इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूँ मैग्नीशियम से। किससे करवाता हूँ? मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या प्राप्त होता है, धातु से अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं अम्ल की, तो यहाँ पर मेरे को मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त। बात आ गई समझ में? कब हो रही है? जब मैं अम्ल में कोई धातु का टुकड़ा डाल रहा हूं, तब जाके मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है? लवण। क्या है? ये लवण। और साथ में इसमें क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। बहुत ही तप तो होती है ये भी कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। उसी तरह से मैं क्षार में क्या करवा के देखता हूँ? क्षार की अभिक्रिया धातु से करवा के देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 2NaOH और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? जिंक से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? जिंक से। अब जिंक से अभिक्रिया करवाने पर मेरे को क्या प्राप्त होता है? Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट आयन। ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये भी बुक की रिएक्शन है। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। तो इस तरह से अम्ल व क्षार की धातु से अभिक्रिया करवाने पर अपने पास क्या क्या चीजें प्राप्त होगी? इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगी? इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। परंतु क्षारों की जो ये अभिक्रिया हुई है, ये सभी धातुओं के साथ ऐसी नहीं होती, ठीक है। कुछ में डिफरेंस भी हो जाती है, इतना सा आपको ध्यान रखना। बाकी अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से करवाएंगे तो लवण और साथ में अपने पास हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है आपने अच्छी खासी समझ अम्ल क्षार की ले ली होगी, ठीक है। कि अम्ल को अपन कैसे पहचान सकते हैं, क्षार को कैसे पहचान सकते हैं, इनकी अभिक्रिया कैसे होती है, अधातु के साथ कैसे होती है, धातु के साथ कैसे होती है, अम्ल क्षार की आपस में कैसे अभिक्रिया होती है। एक दो मैंने ट्रिक भी आपको बताई है, वो आपके ट्रिक बहुत काम में आने वाली है अम्ल क्षार को पहचानने में। किसी भी अम्ल क्षार की अभिक्रिया आ जाए आप आसानी से पहचान लोगे। बहुत ही कम टाइम में आपने सब कुछ अच्छे से सीखा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।